हेलो, वेलकम टू सार्थक क्लासेस। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का क्लास 3 देखने जा रहे हैं। दो क्लास में हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। दूसरे क्लास में हम लोग क्या देखें, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना। पोजीशन वेक्टर और वेक्टर को फाइंड कैसे करते हैं। अगर पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं तो हमेशा मूल बिंदु से फाइंड किया जाता है। और दूसरा क्या देखे थे, अगर 2 पॉइंट गिवन है, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उससे हम कैसे वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास में हम लोग ये देखें। अब थर्ड क्लास में हम लोग ये देखते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर फाइंड करने का क्या तरीका होता है। क्या बोले थे स्टार्टिंग क्लास में, हम बोले थे फर्स्ट क्लास में कि हम पूरे वेक्टर अलजेब्रा को केवल 10 या 12 पॉइंट में डिवाइड करेंगे और वहीं 10 या 12 पॉइंट के बेसिस पे हम सारे वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन या कोई भी बुक हो उसका एक एक क्वेश्चन केवल यही 10 से 12 पॉइंट पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड 2 टाइप हम लोग देखे थे, उसमें क्या था, फर्स्ट टाइप में था क्या बोले, फर्स्ट टाइप में हम लोग देखे क्या, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना। और दूसरे टाइप में क्या देखे हम लोग, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो हम लोग वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। अब थर्ड में देखते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि मात्रक सदिश। तो उसके लिए देखिए क्या होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं इसके लिए। थर्ड पॉइंट होगा क्या, मात्रक सदिश, यानी कि इफ अगर ए एक वेक्टर है, इफ ए इक्वल टू AI प्लस A1I प्लस A2J प्लस A3K अगर वेक्टर है तो हमको इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड कर देंगे। देन फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए के अलोंग में हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग ए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश कैसे, मात्रक सदिश किसके डायरेक्शन में, तो मात्रक सदिश वेक्टर ए की दिशा में, यानी कि मात्रक सदिश वेक्टर ए की दिशा में क्या होगा। तो देखिए एक जनरल फॉर्म हम लिख लिए, क्या, वेक्टर ए इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K। अगर इसका हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर को हम टाइप ऑफ वेक्टर में कैसे इंडिकेट करने के लिए बताए थे कि कोई भी अगर वेक्टर दिया हुआ, अगर उसका यूनिट वेक्टर इंडिकेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ए और ए कैप यूज करते हैं। अगर इसको यूनिट वेक्टर लिखना है तो यूनिट वेक्टर देखिए क्या होता है कि इस वेक्टर का हम लोग क्या करना है, इस वेक्टर जो भी एक कैप अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को लिख देना है और डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना है। वेक्टर ए लिखना है और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देना है। वेक्टर ए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा क्या देगा हमको, यूनिट वेक्टर देगा अलोंग, किसके अलोंग देगा, ए की दिशा में, अलोंग ए वेक्टर। जो भी वेक्टर होगा वो वेक्टर लिखिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, ये मोड वैल्यू हम बोले थे ना स्टार्टिंग क्लास में ही, हम बोले थे कि मोड वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है। मॉडुलस हमेशा इसका क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। मैग्नीट्यूड यानी कि इसका क्या देगा, ये परिमाण देगा, परिमाण यानी कि ये परिमाण होता है ये। तब मान लीजिए कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, क्या है, ये वेक्टर दिया हुआ है, अगर इस वेक्टर का हम कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखेगा, वेक्टर ए दिया हुआ है, उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर लिखना होगा तो यहाँ पे, तो हम लोग उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए क्या बोले थे, कुछ नहीं करना है, रूट अंडर। हाँ, रूट अंडर करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, देखिए शायद मार्कर नहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा। वेक्टर ए अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या करते हैं, आई का जो कोफिशिएंट है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस A2 का जो कोफिशिएंट है यानी कि जे का, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, और प्लस K का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर। इन दोनों का, इन तीनों का स्क्वायर कर देते हैं, उसको अंडर रूट में फाइंड करते हैं तो ये हमेशा क्या देता है, इसका
मैग्नीट्यूड देता है। यानी कि हमको मात्रक सदिश अगर किसी भी वेक्टर के दिशा में निकालना है तो कुछ नहीं करना है, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करना जानते हैं ऐसे, और उसके बाद क्या कर देना है, वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। इस पे हम लोग अब क्या करते हैं, इसके जगह पे एक जनरल फॉर्म था ना, इसके जगह पे एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन हम लिखते हैं तो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं आपके पास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, मान लीजिए कि ए कोई वेक्टर है और इस वेक्टर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, i प्लस जे प्लस 2k। अगर हम ये वेक्टर दे दिए, यहाँ पे जनरल फॉर्म था a1 a2 a3, यहाँ पे a1 a2 a3 न लेके i j k और 2k के फॉर्म में लिख दिया। अब कहते हैं कि इसका हमको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ए कैप क्या होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा। तो पहले हमको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना हम लोग सीख चुके हैं, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो इंडिकेट करने का तरीका क्या बताए थे, उसको कुछ नहीं करना है, उसके मोड के अंदर उसको रख देना है। और मोड के अंदर जैसे ही रखेंगे उसके बाद क्या करना है, अंडर रूट, और अंडर रूट के साथ क्या कर देना है, इसमें आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे देखिए, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट टर्म 1, तो 1 का स्क्वायर क्या करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन समझने के लिए लिखते हैं 1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी जे का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2 और 2 का स्क्वायर। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट में क्या वैल्यू आएगा 1 + 1 + 4, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, चलिए ये भी लिख देते हैं समझने के लिए। 4 कितना बना, √6, यानी कि मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या बन गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आया √6। जैसे ही वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √6 होगा, अब उसके बाद हमको कुछ नहीं समझ में आना चाहिए, केवल यही समझना है कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो उस यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करते हैं। देखिए लिखते हैं यूनिट वेक्टर ए कैप, और ए कैप जैसे ही लिखेंगे अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, वेक्टर ए और डिवाइडेड बाई क्या, उसका मैग्नीट्यूड। अब कुछ नहीं करते हैं, वेक्टर ए को लिख देते हैं जैसे है जो वेक्टर, क्या है वेक्टर i प्लस जे प्लस 2k, इतना लिखे। उसके बाद क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। देखिए ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो इतना भी नहीं करना। अब इसको क्या करेंगे, इंडिविजुअली क्या डिवाइड कर सकते हैं क्या, ऐसे ये √6 किससे किससे डिवाइड है, इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, वेक्टर i √6 प्लस जे कैप, उसके बाद क्या है √6 प्लस 2k और √6, यानी कि हमारे पास ए कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग ए क्या हो गया मेरे पास, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग किसके, ए की दिशा में यूनिट वेक्टर हम लोग क्या फाइंड किए हैं, i √6 j बाई √6 2k बाई √6, यानी कि सिंपली कुछ नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं है इसमें, केवल एक ही कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखने हैं कि हमको करना क्या है, ए कैप क्या होता है, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। बार बार क्या करेंगे, ए कैप इक्वल टू वेक्टर, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए, कुछ एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट है, एग्जांपल फर्स्ट में जैसे ही हमको वेक्टर दिखाई देगा हमारे माइंड में अब केवल एक ही बात आएगा, क्या आएगा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो उसका मैग्नीट्यूड को हम क्या बोले थे कि मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कैसे करेंगे, उस वेक्टर को मोड के अंदर रखेंगे। जैसे ही उस वेक्टर को मोड के अंदर रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, रूट अंडर में जो भी इसका कोफिशिएंट होता है i j k का, उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। ऐसे ही हम किए, यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ गया √6 आया। तब बार बार हम लोग रिवीजन क्या किए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यानी कि मात्रक सदिश क्या होता है, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर की जगह पर वेक्टर लिखे, मैग्नीट्यूड की जगह पर मैग्नीट्यूड लिखे, और उसके बाद क्या किए, कुछ नहीं, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, i बाई √6 j बाई √6 2k बाई √6। इसके साथ आपका ये क्या हो गया, हम लोग मात्रक सदिश निकालना सीख गए। और मात्रक सदिश भी किसके, जो वेक्टर दिया है उसी के दिशा में, जो वेक्टर दिया रहता है उसी के दिशा में हम लोग मात्रक सदिश निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अगर सदिश दिया हुआ है a = 2i + 3j + k के अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालना, यानी कि मात्रक सदिश निकालने का मतलब
क्या है, इसको हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अभी हम लोग यूनिट वेक्टर के लिए क्या देखें कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, एक कैप से इंडिकेट करते हैं। अगर इसका यूनिट वेक्टर इंडिकेट करना है इस वेक्टर का, तो इस वेक्टर के ऊपर में क्या लिख देना है, इस एरो के जगह पे ए कैप। और जैसे ही ये लिखेंगे तो उसके बाद क्या होता है, वेक्टर और डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। अब हमको फाइंड क्या करना होगा इसमें अब केवल हमको यही फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, जो फर्स्ट क्लास से देखते आ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, उसका क्या कर देना है, मोड वैल्यू ले लेना है। उसका जैसे ही मोड वैल्यू लेंगे तब हमारे माइंड में क्या आएगा कि उसका मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। तो आई का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आया, इसको फाइंड किए तो 4 प्लस 9 प्लस 1, यानी कि टोटल कितना हो गया, 9 और 4 13 1 14, यानी कि 14। क्या हो गया मेरा मैग्नीट्यूड, इसका कितना हो गया 14। चलिए मैग्नीट्यूड 14 लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड 14। जैसे ही मैग्नीट्यूड 14 आया, अब हमको करना क्या है, क्या करना है, इस मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करना है कि इतना मेरा आ गया मैग्नीट्यूड। उसके बाद कुछ नहीं, इस फार्मूला पे ले जाके इसको पुट कर देना है। जैसे ही इसको इस फार्मूला पे ले जाके पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं इसको, ए कैप इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, जो वेक्टर है उसको लिखेंगे 2y, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट 14 प्लस 3j डिवाइडेड बाई रूट 14 प्लस k डिवाइडेड बाई रूट 14। यानी कि क्या किए हम, केवल और केवल मैग्नीट्यूड फाइंड किए। और बस फार्मूला याद है कि वेक्टर a डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड a, तो कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उस मैग्नीट्यूड को वेक्टर से डिवाइड कर देना है। और हम इसके साथ हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड करना सीख गए कि मात्रक सदिश हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लिखते हैं, रैंडमली जल्दी से बनाते हैं इसको एग्जाम्पल लिख के। कुछ भी एक बी वेक्टर ले लिए, चलिए एक बी वेक्टर लिखते हैं, 2i प्लस j प्लस माइनस के लिख देते हैं इस बार, माइनस के। अब इसका कहेंगे कि इसका बताइए कि मात्रक सदिश क्या होगा, b का मात्रक सदिश। तो b का मात्रक सदिश जैसे ही निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, वो मात्रक सदिश कैसा निकलेगा, b के डायरेक्शन में निकलेगा, यानी कि b की दिशा में वो मात्रक सदिश निकलेगा। तो जैसे ही इसका मात्रक सदिश निकालना होगा तो कुछ नहीं, b कैप डिवाइडेड बाई वेक्टर b को लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे। तो अब कुछ नहीं करना है, देखिए अगर प्रैक्टिस हो गया तो क्या करना है, वेक्टर लिख देना है। चलिए वेक्टर लिख देते हैं, 2i प्लस j माइनस k। जैसे ही इतना लिखे इसके बाद इसको क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना रहता है। तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया ये 2y प्लस j माइनस k डिवाइडेड बाई 4 1 5 1 6 रूट 6। जैसे ही इतना आया, अब इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अलग अलग डिवाइड करके, रूट 6 प्लस j डिवाइडेड बाई रूट 6 माइनस k डिवाइडेड बाई रूट 6। यानी कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, बार बार हम लोग यही बोलते रहेंगे। और इस यानी कि प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही हम लोग इसको याद कर सकते हैं। केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और इसका मात्रक सदिश का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर b बाई मैग्नीट्यूड भी याद हो जाएगा आपको। टाइप 3 में हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड करना सीखे, मात्रक सदिश। अब टाइप 4 देखते हैं, टाइप 4 में क्या होगा। तो टाइप 4 में देखिए क्या रहता है कि एक वेक्टर दिया रहेगा आपको, मान लीजिए कि एक वेक्टर हम लिख देते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये वेक्टर दिया हुआ है। और पूछेगा कि इसके
लिए इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करें। यानी कि ये वेक्टर दे दिया और इसका पूछेगा कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। इस वेक्टर के जगह पर देखिए, इस वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर दे देगा और ऐसे लिखा रहेगा, मान लीजिए कि x1i या xi लिख दीजिए, yj लिख दीजिए और zk लिख दीजिए और पूछेगा कि बताइए कि इसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है आपका, पहला पूछेगा कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात, ठीक है। और दूसरा क्या इसमें बन सकता है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिक् कोसाइन। टाइप 4 में हमको क्या सीखना है कि कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन क्या होगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो देखिए क्या होता है। जैसे ही डायरेक्शन, अब रेशियो के अनुपात के बारे में देखेंगे तो कुछ नहीं, जो वेक्टर दिया रहता है उस वेक्टर का i, j और k का जो कोफिशिएंट होता है वही उसका क्या कहलाता है, दिक् अनुपात। अगर सिंपली इसको यहाँ ना लिखे तो यहीं पर अगर लिखते हैं कि इसका क्या होगा तो क्या लिख सकते हैं, इसको इजी बनाने के लिए इसका क्या हो सकता है, i का कोफिशिएंट क्या है x, j का कोफिशिएंट क्या है y और k का कोफिशिएंट क्या है z। तो ये सारे के सारे तीनों इसके क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, ये डायरेक्शन रेशियो, ये क्या कहलाने लगेंगे, डायरेक्शन रेशियो। यानी कि कुछ वेक्टर दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट को अलग अलग लिख दिए तो ये सारे क्या कहलाएंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे। अब इसमें मेन क्या होता है, दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, तो पहले दिक् कोसाइन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है कि डायरेक्शन रेशियो को समझना है। जैसे ही हम डायरेक्शन रेशियो समझ जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं करना है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। यानी कि सिंपली देखिए, अगर पूछेगा कि दिक् कोसाइन क्या होते हैं, दिक् कोसाइन क्या होगा, तो दिक् कोसाइन कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्या होता है दिक् कोसाइन। हम क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका x, यानी कि जब डायरेक्शन रेशियो x है तो उसके लिए x बाई और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, इतना किए। उसके बाद सेकेंड क्या करेंगे, इसमें हम y लिखेंगे और y को क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से, इस पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक उसी तरह z के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, z डिवाइडेड बाई इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। जैसे ही हम इतना समझ गए कि दिक् कोसाइन इसका क्या होगा और दिक् अनुपात इसका क्या होगा, तो आपके पास अगर क्वेश्चन कुछ भी दिया रहे 2y प्लस 3j तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको इसमें याद रखना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हुआ, इसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है ये समझना। जैसे ही ये समझ गए दिक् कोसाइन क्या होता है, x बाई उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, y और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, z और उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो इस x y z में अगर ध्यान से देखेंगे इस दिक् कोसाइन में, तो देखिए क्या छुपा हुआ है इसके अंदर में, इसके पास क्या छुपा हुआ है, डायरेक्शन रेशियो। यानी कि x y और z इसका क्या है, दिक् अनुपात है और उसके जैसे ही उसको मैग्नीट्यूड से, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए वो क्या बन गया, दिक् कोसाइन बन गया। अब इसको इंडिकेट करने के लिए देखिए क्या किया जाता है, इस पूरे x बाई समथिंग जो डाटा रहता है इसको हम l से इंडिकेट करते हैं, y बाई समथिंग जो डाटा है उसको हम किससे इंडिकेट कर दिए, m से,
और जेड बाई समथिंग जो डाटा है उसको हम किससे इंडिकेट कर दिए, एन से। यानी कि इस पूरे डाटा को, इसको एल से इंडिकेट किए, इसको एम से इंडिकेट किए, इसको एन से इंडिकेट किए। अब इसको नोटिस कीजिए, अगर आप एल का स्क्वायर और एम का स्क्वायर और एन का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा डाटा मिलेगा। वो डाटा क्या मिलेगा कि जैसे ही इन तीनों को स्क्वायर करेंगे, ये तीनों के तीनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, ऐड करने के बाद 1 के इक्वल हो जाते हैं। देखिए, जैसे ही किसी चीज को ऐड करने के बाद कुछ यूनिक रिजल्ट मिले, वही उसका एक फॉर्मूला बन जाता है। जैसे ही इसको हम तीनों को, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जैसे ही ऐड किए, ये तीनों के तीनों डाटा ऐड होने के बाद क्या बन गए, 1 बन गए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। 1 नहीं बनता तो इंपॉर्टेंट नहीं होता। 1 जैसे ही बना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। यानी कि दिक कोसाइन को स्क्वायर करके जैसे ही ऐड करते हैं वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। अब इसको देखते हैं कि कैसे 1 होता है पुट करके। ठीक है, देखते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 कैसे होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा कैसे। तो हम क्या करते हैं, डाटा को अब क्या लिखे थे कि एल इक्वल टू क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू इतना प्लस जेड स्क्वायर, इतना लिखे थे। फिर उसके बाद डाटा, सेकंड डाटा क्या लिखे थे, एम इक्वल टू क्या माने थे, वाई डिवाइडेड बाई, वाई को किससे, उसके मैग्नीट्यूड से, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किए। उसके बाद एन को क्या माने थे, जेड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे ही एल एम और एन मालूम हो गया, हमको कुछ नहीं करना है, इन तीनों का क्या कर देना है, स्क्वायर। इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके देखना है कि 1 हो रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, इसको हम लोग ऐड करते हैं, एल स्क्वायर, तो यानी कि एल स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, इसको अगर 1 चेक करना है कि 1 हो रहा है कि नहीं, तो एल स्क्वायर की जगह पे क्या है, एक्स, एल के जगह पे क्या है, इस पूरा डाटा है ये डाटा। अब इस डाटा को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जैसे ही इस डाटा को स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट से बाहर हो जाएगा। तो रूट से बाहर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं, प्लस क्या करना है, एल स्क्वायर को ऐड किया, अब एम स्क्वायर को ऐड करेंगे। तो एम स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर वाई का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला डाटा रूट में है वो रूट से बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एन स्क्वायर को ऐड करना है ना, तब एन का स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का डाटा क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और नीचे का डाटा में क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा। रूट से बाहर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब इतना डाटा मिला जैसे ही, तो हम इसका क्या करेंगे, अब एलसीएम देखते हैं लेके। इसका जैसे ही हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे ये क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका एलसीएम होगा, इसका एलसीएम क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे ही इसका एलसीएम इतना हुआ, अब देखेंगे कि ये सेम डाटा है, यानी कि ऊपर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ये और ये सेम डाटा, तो क्या बच गया, वाई स्क्वायर। ये और ये सेम हुआ, यानी कि ऊपर का डाटा क्या बन गया, जेड स्क्वायर। अब इतना जैसे ही इसको सॉल्व किए, तो हम क्या नोट किए कि ये सेम डाटा ये है और ये डाटा दोनों क्या है, सेम है। ये दोनों डाटा कैंसिल होके क्या बन जाएंगे, ये इक्वल टू 1। जैसे ही 1 आए, हमको दिखाई क्या दिया कि ये क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि हम इसको चेक भी कर लिए कि 1 होता है, तो कैसे होगा 1, कुछ नहीं किए, उसके स्क्वायर को स्क्वायर करके और उसको ऐड किए, देखे कि कैंसिल आउट होके क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। अब देखिए, इस पे क्वेश्चन जो बनेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन क्या होते हैं, कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से अगर क्वेश्चन आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, तो देखिए क्या होगा। पहला क्वेश्चन हम एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि
क्वेश्चन हो, अपने मन से भी कोई भी डाटा एज्यूम कर सकते हैं, बस वेक्टर होना चाहिए। मान लीजिए कि वेक्टर हम क्या मान लिए, एक ए वेक्टर मान लिए, और उसके बाद क्या करते हैं, उस ए वेक्टर को लिख देते हैं 3i + 2j + 5k। जैसे ही इतना वेक्टर लिखे, अब हम पूछेंगे कि आप इसका बताइए कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो को देखिए सिंपली ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं dr से। अब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो इसको क्या लिख देते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको दिक् अनुपात भी लिख देते हैं, इसका दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात के लिए क्या बोले थे हम, कि जैसे ही दिक् अनुपात आपको बोलेगा तो i, j और k का क्या लिखा जाता है, कोफिशिएंट। i, j और k का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो i का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे अगर इसको लिखना होगा तो इस i का कोफिशिएंट क्या है 3, j का कोफिशिएंट क्या है 2, k का कोफिशिएंट क्या है 5, यानी कि 3, 2 और 5 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का दिक् अनुपात हो गया। कितना इजी है, कुछ नहीं करना है, केवल वेक्टर में i, j और k के जगह पे जो जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई या डिजिट है 3, 2 और 5, ये इसका क्या हो गया, दिक् अनुपात हो गया। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बना क्या, दिक् अनुपात। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, डायरेक्शन कोसाइन बन सकता है क्या, dc। इसको क्या लिख सकते हैं, दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन। चलिए दिक् कोसाइन देखते हैं क्या होता है। तो दिक् कोसाइन के लिए हम क्या बोले हैं, कुछ करना है, क्या करना है, केवल वेक्टर लिखना है कि वेक्टर क्या था, वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 है पहले के लिए, इसको किससे डिवाइड कर देना है, इसके मैग्नीट्यूड से। ध्यान से देखिए क्या है, x डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, x के जगह पे क्या है 3 है, 3 डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो 3 लिखे और उसके मैग्नीट्यूड से, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर समझने के लिए इसको मैग्नीट्यूड चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। कितना हुआ, चलिए इसको ऐड करके भी देख लेते हैं कितना हुआ, कितना हो जाएगा 25 अब 5 30, इससे 5 ले लिए और 4 4 8, तो कितना हो गया 38 हो गया। देखिए चेक कर सकते हैं, इसमें 5 छुपा हुआ है, 30 कर दिए, 4 4 8, यानी कि कितना हो गया 38 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैग्नीट्यूड जैसे ही फाइंड हुआ तो कुछ नहीं, इसको एक बार और देख लेते हैं कि क्या है, x डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, y डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, z डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो चलिए 3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना फाइंड किए, √38, उसके बाद 2y डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का 38, वैसे ही 5 डिवाइडेड बाई उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब जैसे ही हमारे पास डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन फाइंड करना हम लोग सीख गए, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद इसको जज भी कर सकते हैं कि ये दिक् कोसाइन जो फाइंड किए क्या सही में ये सही है या नहीं। तो इसको हम क्या बोले थे, ये डाटा क्या कहलाता है। अगर यहाँ पे हम इंडिकेट करने के लिए बोले तो एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3/√38 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2/√38, क्या इसके जगह पे सॉरी नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं एल, और इसके बाद क्या था एम इक्वल टू ना, एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2/√38, एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5/√38। जैसे ही ये 3 डाटा हमको समझ में आ गया कि एल इक्वल टू क्या हो गया 3/√38, एम इक्वल टू 2/√38, एन इक्वल टू 5/√38। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि इन तीनों का स्क्वायर करने के बाद क्या होता है 1 होता है कि नहीं। तो ये भी क्या होना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपका दिक् कोसाइन गलत है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन हम लोग जो फाइंड किए वो गलत है। तो इसको जज भी कर सकते हैं। देखिए क्या किया जाता है, इसका स्क्वायर जैसे ही करेंगे ये क्या हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 25, 9 4 25। चलिए लिख ही लेते हैं, इसको लिखने में कितना समय लगेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं। इसका जैसे ही इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/, रूट से हट जाएगा ये,
इसका स्क्वायर और ये रूट से बाहर आ जाएगा। एम वाले का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और जो रूट में है वो रूट से बाहर। एलसीएम लिए कितना हुआ 38। इसके बाद 9, 4 और 25, 9, 4, 25, इसको ऐड किए कितना आया ऊपर 38, डिवाइडेड बाई क्या आया 38, दोनों क्या हो गया कैंसिल होके क्या आ गया 1। यानी कि जैसे ही 1 आया यानी कि हम जो डी कोसाइन फाइंड किया वो सही है। कुछ नहीं, केवल और केवल क्या देखने हैं, वेक्टर देखने हैं, और उस वेक्टर के बाद उस वेक्टर के साथ जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई है क्या है 3, 2, 5, ये इसका दिक् अनुपात हो गया। दिक् कोसाइन क्या किए, x का कोफिशिएंट i के साथ क्या है 3 है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, 5 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग क्या देख रहे हैं, केवल वेक्टर का प्रॉपर्टी ही देख रहे हैं। वेक्टर में क्या होते हैं, उसका एक डायरेक्शन होता है और उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम लोग समझ गए, तो केवल मैग्नीट्यूड का खेल हो रहा है। हर जगह जितने भी फॉर्मूला अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं उसमें मैग्नीट्यूड का अपना एक अलग रोल हो रहा है। केवल मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखिए, उसके बाद जो फॉर्मूला है उस पर पुट कीजिए। इसके साथ आपका क्या हो गया, टाइप 4 हुआ कि दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू।